और कदीम शहर में बरसों पहले एक मेहनती और ईमानदार मुची अपनी वफादार बीवी के साथ रहा करता था। वो एक छोटे मगर पुरसकून घर में जिंदगी बसर कर रहे थे और हंसी खुशी अपना वक्त गुजार रहे थे। बीवी घर के बाग में मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां उगाती थी। वो मोहब्बत और मेहनत से उनकी देखभाल करती। हर सुबह नर्म धूप में खड़े होकर हरी भरी कोंपलों को देखती थी। जब सब्जियां ताजा और तैयार हो जाती थीं, तो वो उन्हें बड़ी नफासत और सलीके से चुनकर शहर के बाजार ले जाती थी। शहर के लोग उससे सब्जियां खरीदना बेहद पसंद करते थे, क्योंकि उसकी सब्जियां तरोताजा होती थीं। वो हमेशा साफ सुथरे, सलीके से इस्त्री किए हुए कपड़ों में मलबूस रहती थी, जिससे उसकी निफासत और सलीका शायरी झलकती थी। वो बखूबी जानती थी कि सब्जियों को किस तरतीब से अपने स्टॉल पर रखना है और किस तरह उन्हें खूबसूरती से पेश करना है, ताकि हर देखने वाला मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। जर्मनी के एक बड़े और उसका शौहर एक मोची था, जो दिन के उजाले में शहर की एक गली के कोने पर बैठकर पुराने जूते और चप्पलें मुरम्मत करता था। वो बड़े सब्र और महारत से अपना काम इंजाम देता था। अगर कोई उस पर भरोसा करता और नया जूता बनाने को कहता था, तो वो खुशी से इनकार न करता था, मगर इसके लिए उसे पहले चमड़ा खरीदना पड़ता था, क्योंकि उसकी गुर्बत उसे ये इजाजत न देती थी कि पहले से कोई सामान जखीरा करके रख ले। इन नेक दिल मियां बीवी का एक इकलौता और निहायत खूबसूरत बेटा भी था, जो न सिर्फ दिलकश नकूश का मालिक था, बल्कि उसकी कदोकामत जरा लंबी थी। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि जो भी उसे देखता बेइख्तियार मोहब्बत महसूस करता था। वो अक्सर अपनी माँ के साथ बाजार में जाता था, सब्जियां बेचने में उसकी मदद करता था। जब कोई औरत बड़ी मिकदार में खरीदारी करती, तो वो मुस्कुराते हुए उनका सामान उठाता और उनके घरों तक पहुंचाने में खुशी महसूस करता था। और नतीजे में वो औरतें खुश होकर वापसी पर अक्सर उसको या तो कोई खूबसूरत खुशबूदार फूल या चमकता हुआ सिक्के या फिर कोई मजेदार केक खिदमत के तोहफे के तौर पर जरूर देती थी। एक दिन जब मामूल के मुताबिक बूढ़ी औरत बाजार में अपने बेटे के साथ सब्जियां बेच रही थी, तो वहां लड़खड़ाती हुई एक अजीब सी औरत आई। उसका लिबास निहायत बुसीदा और चीथड़ों में था, जगह जगह से फटा हुआ था। उसका चेहरा छोटा और तेज नक्कूश वाला था, जिस पर बुढ़ापे की गहरी लकीरें सबत थी। उसकी नाक लंबी, मुड़ी हुई और इतनी नोकीली थी कि उसकी ठोड़ी तक पहुंच रही थी। चलने के लिए वो एक लंबी टेढ़ी लकड़ी का सहारा लिए हुए थी। बूढ़ी औरत ने उसे पहले कभी भी इस बाजार में न देखा था। वो अजीबो गरीब औरत झुककर बेहद बदसूरत, सियाह भूरे हाथों से जड़ी बूटियों की टोकरी में घुस गई। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, बिल्कुल मकड़ी की टांगों की तरह, जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। वो तरतीब से रखी हुई जड़ी बूटियां उठाती, फिर उन्हें सूंघती और फेंक देती थी। बेचारी औरत का दिल जैसे टूट कर रह गया जब उसने बुढ़िया को अपनी जड़ी बूटियों के साथ यूं बेदर्दी से छेड़छाड़ करते देखा। वो उसे रोकना तो चाहती थी, पर उसे कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हुई। तुम एक बेशरम बुढ़िया हो। पहले तुम अपनी गंदी भूरे रंग की बदसूरत उंगलियां इन खूबसूरत जड़ी बूटियों में घुसाकर इन्हें मसल डालती हो, फिर अपनी लंबी नाक के करीब लाकर यूं सूंघती हो जैसे तुम्हें इनकी खुशबू से कोई मसला हो। अब भला ये देखने के बाद कौन इन्हें खरीदेगा? तुम न सिर्फ हमारे सामान की बेहुरमती कर रही हो, बल्कि उसे खराब भी कर रही हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी नाक पसंद है ना? मेरी एक दिन जब खूबसूरत लंबी नाक, तो फिर तुम्हारे चेहरे के बीचों बीच भी एक ऐसी ही नाक होगी जो तुम्हारी ठोड़ी तक पहुंचेगी। ये कहते हुए वो बंद गोभियों की टोकरी में घुस गई। वो सबसे खूबसूरत गोभियां उठाती, उन्हें मसलती और फिर ये कहते हुए वापस फेंक देती थी कि फजूल चीजें, बेकार बंद गोभियां। अपना सिर यूं बदसूरत तरीके से मत हिलाओ। तुम्हारी गर्दन तो बंद गोभी के डंठल जितनी पतली है, कहीं ये टूट गई तो तुम्हारा सिर सीधा हमारी टोकरी में जा गिरेगा। फिर भला हमसे कोई खरीदारी क्यों करेगा?
तुम्हें ऐसी पतली गर्दनें पसंद नहीं है, तो कितना अच्छा हो कि अगर तुम्हारी कोई गर्दन ही ना हो और तुम्हारा सिर तुम्हारे कंधों के दरमियान हो। मेरे बेटे से इस तरीके से बात न करें। अगर आप कुछ खरीदना चाहती हैं तो जल्दी करें, नहीं तो मेरे बाकी गाहक खराब मत करें। मैं क्यों नहीं खरीदूंगी, ये सारी बंद गोभियां बांध दो, मगर याद रखो मैं ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती, मैं भी लाठी के सहारे चलती हूँ। तुम्हारा बेटा ये गोभियां मेरे घर तक पहुंचा दे, बदले में मैं इसे इनाम भी दूंगी। लड़का इस अजीब औरत का सामान लेके जाने के लिए तैयार न था, पर माँ ने उसे अकेले ले जाकर प्यार से समझाया, फिर तमाम गोभियों को बांधा और अपने बेटे को पकड़ाते हुए नसीहत की कि बुढ़िया कमजोर है तो इसमें कोई हरज नहीं कि अगर वो उसका सामान उठाकर ले जाए। साथ ही उसे ये ताकीद भी की कि वो जल्द वापस लौटे। न चाहते हुए भी लड़के ने सामान उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बुढ़िया के पीछे चल दिया। खूब बाजारों और सुनसान रास्तों से गुजरते रहे। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता सुनसान होता गया, इर्द गिर्द की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और फिर वो एक वीराने में पहुंचे जहां सिर्फ शिकस्ता दीवारें, बोसीदा खंडरात और लंबे साये लर्जा थे। रात की स्याही गहरी हो रही थी, पर बुढ़िया थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी लाठी जमीन पर टक टक की आवाज पैदा कर रही थी और उसकी लंगड़ाती चाल के बावजूद वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। लड़के के कदम बोझल हो चुके थे, उसके कंधे दुखने लगे थे, मगर अजीब बात ये थी कि बुढ़िया की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे थकन का एहसास ही ना हो। फिर आखिरकार वो एक सुनसान जगह पर एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जा रुकी। लड़के ने झोपड़ी पर नजर डाली। इसकी दीवारें पुरानी और सियाह हो चुकी थीं, जैसे धुएं या जादू की लिपेट में हो। दरवाजा लकड़ी का था, मगर बोसीदा और चरचराता हुआ, जैसे सदियों से किसी ने इसे हाथ न लगाया हो। बुढ़िया ने मुड़कर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। फिर उसने दरवाजे पर हाथ रखा और वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर आ जाओ और ये सामान रख दो, बुढ़िया ने हुक्म दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही लड़का अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। झोपड़ी का बैरूनी हिस्सा जितना बोसीदा और पुराना लग रहा, बाजारों और सुनसान रास्ते लग रहा था, अंदर का मंजर उसके बिल्कुल बरक्स था। दीवारें और छत खालिस संगे मरमर की बनी हुई थी, जिन पर पेचीदा सुनहरे नक्शो निगार बने हुए थे। फर्नीचर कीमती आबनूस की लकड़ी से तैयार किया गया था, जिस पर सूने और चमकदार जवाहरात की दीदा ज़ेबकुंदा कारी थी। फर्श शफ्फाफ शीशे का था, जो इतना चमकदार और चिकना था कि लड़के को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में खड़ा हो। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जो एक जादुई सा समा बांध रही थी। बुढ़िया ने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों को अपनी जेब में डाला और वहां से एक छोटी चांदी की सीटी निकाली। जैसे ही उसने सीटी को होठों से लगाकर एक तेज सुरीली धुन बजाई, एक पुरासरार आवाज पूरे महल नुमा कमरे में गूंज उठी। अचानक सीढ़ियों से चंद छोटे छोटे गिनी पिग्स नीचे उतरने लगे। वो सब आला रेशमी कपड़ों में मलबूस थे। वो निहायत तमीज और सलीके से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो किसी शाही दरबार के खादिम हों। वो बुढ़िया के सामने आकर मुअद्दबाना अंदाज में झुक गए और फिर खामोशी से खड़े हो गए। बुढ़िया ने गुस्से से कहा, जाओ और मेरी जूतियां लेकर आओ। लड़का अपनी जगह साकित खड़ा ये सब देख रहा था, मगर एक बात तय थी, वो किसी आम जगह पर नहीं था और ये बुढ़िया भी कोई आम औरत नहीं थी। वो नन्हे गिनी पिग्स बड़ी फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ने लगे। फिर कुछ ही लम्हों बाद जब वापस आए तो उनके छोटे नर्म पंजों में नारियल के खूल लग रहा के खूल थे, जिनके अंदर नर्म चमड़ा जुड़ा हुआ था। उन्होंने ये अजीबोगरीब जूते बुढ़िया के पैरों में पहना दिए। क्या तुम देखना चाहोगे कि जो बोरी तुम लाद कर लाए हो उसमें क्या है? जब बुढ़िया ने बोरी का मुंह खोला तो उसमें कटे हुए इंसानी सर थे। बुढ़िया हंसने लगी और कहने लगी, अब अगर तुम वापस भी जाओगे तो मैं सबको तुम्हारा ये राज फाश कर दूंगी। लड़का घबरा गया और बुढ़िया को कहने लगा कि ये उसने अच्छा नहीं किया। लड़का तेजी से दरवाजे की तरफ भागा,
मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने खुद को दोबारा उसी घर में पाया, क्योंकि वो सब दरवाजे जादुई थे। बुढ़िया उठी और लड़के को बोलने लगी, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूं। उसने एक बड़ी सी देग में सूप बनाना शुरू कर दिया और लड़के के सामने रख दिया। जैसे ही लड़के ने वो सूप चखा, उसकी हालत बिगड़ने लगी। बुढ़िया की खौफनाक हंसी कमरे में गूंजने लगी। हा हा हा, तुमने मुझसे गुस्ताखी की थी ना, वो जहरीले लहजे में बोली। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बना दिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लड़के की नजर जैसे ही सामने लटके हुए एक बड़े आईने पर पड़ी, वो खौफ से चीख पड़ा। वो अब वो नहीं रहा था। वो एक बदनुमा बोना बन चुका था। उसकी नाक लंबी, पतली और नुकदार हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बुढ़िया की बददुआ थी। उसकी गर्दन गायब हो चुकी थी और उसका जिस्म झुककर एक अजीब सा कुबड़ बन चुका था। उसकी उंगलियां पतली, मुड़ी तुड़ी और किसी मक्खी के खूल थे।